और बढ़िया एनर्जी, नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ना है। हाँ, देवी लाइव कर दो क्लास। चलिए, सारे काम बंद, गणित वगैरह के सारे प्रिंट आउट बंद कर दो। अब जो काम आपके सामने आ गया है, अब पहले आप उसे देखिए, ठीक है? सारे काम बंद, केवल आपकी कॉपी खुली होना चाहिए और कॉपी में बिल्कुल साफ पन्ना खुला होना चाहिए। जब हम कभी कोई आपको कहेंगे एक बार रिवाइज कर लो, तो आपको तत्काल उस बात को रिवाइज करना है। हम आपसे पहले कह दें, ये जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आप संविदा वर्ग 3 का एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी आना है, आप यदि पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी आना है, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी आना है, एसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी आना है, यानी बहुत सारे एग्जाम में हिंदी आना है। और हिंदी एक ऐसा विषय है जो अपने आप में बहुत व्यापक है। ओके, इसे आप जैसे अदर सब्जेक्ट 10 से 12 दिन के सेशन में खत्म कर लेते हैं, इसे 10 से 12 दिन के सेशन में आप खत्म नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इसका बहुत सारा पोर्शन है। एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं ग्रामर, हाँ है ना, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण पार्ट जब हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक आता है काव्य वाला पार्ट, जहां पर कहीं रस छंद अलंकार वाला होता है। इसके बाद आता है इसका साहित्यिक पार्ट, किसने क्या साहित्य लिखा। और इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी पुराने समय से लेकर के कैसे हमने काल बांटे। तो ये 4-5 भागों में हिंदी हमें पढ़ना है। और अगर आप कोई भी पेपर बेहतरीन तरीके से निकालना चाहते हैं तो कम से कम अभी अपन को 1 से और हो सकता है लगभग 1.5 माह लग जाए। ये आपको दिमाग में रखना है, ये जल्दबाजी वाला विषय नहीं। और कमांड बहुत अच्छे से ले आना। हमने अभी से इसलिए सब्जेक्ट चालू करने कि जितने पुराने स्टूडेंट मुझ पर भरोसा करके आए, हम उन्हें बिल्कुल A to Z, अगर आपके मुहावरे 500 हैं, 500 मुहावरे यहां रिवाइज करेंगे। आपके नंबर बिल्कुल पूरे में से पूरे आने चाहिए। अगर 25 नंबर की हिंदी आ रही 25 ही आए, 70 की हिंदी आ रही 70 ही आए। सुन रहे हो? अब अगर आप जब एग्जाम आ जाएगा उस समय लोग हमसे पढ़ने आएंगे तो निश्चित तौर पर हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे। ओके, तो हम शुरुआत करें। चलिए, हिंदी का फोल्डर कहां रहा है यार? ये है। अब यहां देखिए, हिंदी एक भाषा है और जैसे हम गणित में सबसे पहले शुरू में पढ़ते हैं अंक, और अंकों से बनती है संख्या। अंकों से बनती है, तो हम सबसे पहले गिनती पढ़ते हैं ना। ऐसे ही आपका पहला चैप्टर है जहां हम पढ़ते हैं अक्षर। क्या पढ़ते हैं? अब अक्षर का खा गा घा, हाँ है ना। हम अक्षर पढ़ेंगे, जब हम लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं अक्षर, और जब हम बोलते हैं तो उन्हीं को कहते हैं ध्वनि। जैसे हमने बोला आ यदि हम बोल दें तो ध्वनि है, आ यदि हम लिख दें तो अक्षर है। पक्का?
तो लिखित होता है अक्षर और बोलने पर होती है ध्वनि। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? अब यहां देखें, सबसे पहले वर्णमाला हमें पढ़ना है। वर्णमाला का मतलब होता है आ अनार से लेकर के ज्ञा ज्ञानी तक। हमें सारे वर्ण पता होने चाहिए कि आखिर ये किस कैटेगरी के हैं। अलग अलग विद्वानों ने किस कैटेगरी में इन्हें बांटा है। समझ में आ रही बात? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि हम जो भाषा बोलते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मात्र प्राणियों में, जंतुओं में मनुष्य ही ऐसा है जो भाषा बोल सकता है। बाकी जंतु आवाज तो निकाल सकते हैं लेकिन भाषा नहीं बोल सकते। वो आवाज निकाल सकते हैं, जैसे मान के चलिए कोयल की आवाज अलग है, किसी और पक्षी की आवाज अलग है, किसी और जानवर की आवाज अलग है, लेकिन वो हमारे जैसा किसी को समझा नहीं सकते। तो मनुष्य ही मात्र एक प्राणी है जिसमें भाषा बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब प्रश्न आता है कि भाषा मनुष्य ही क्यों बोल सकता है? सुन रहे हो? क्योंकि प्रकृति ने जो भाषा बोलने का जो सिस्टम है, तंत्र, वो केवल मनुष्य के गले में ही डाला है। मनुष्य का जो कंठ है, गले से लेकर के ओठ तक, गले से लेकर के, जैसे अभी आप बोलते हो पा, तो आप देखो ओठ आपके जुड़ जाते हैं। आप बोलते हो ऊ, देखो जरा आपके ओठ ऊ जैसे हो गए। लेकिन क्या जानवर ऐसा कर सकते हैं? आप घोड़े से बोलो, क्या ऊ बोलो, तो क्या उसके ओठ उसकी कमांड में है? नहीं है। यही कारण है कि वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका स्वरतंत्र उनके कमांड में नहीं है। लेकिन हमारा कंठ से लेकर के ओठ तक हमारी इच्छा अनुसार काम कर सकता है, इसलिए हम तरह तरह की आवाजें निकाल सकते। ओके? तो एक बात और आपको समझ में आ गई कि आखिर मनुष्य ही क्यों बोल सकता है, क्योंकि मनुष्य के कंठ से लेकर के ओठ तक इसके कंट्रोल में है, और ये जब जैसा चाहे जीभ को, ओठ को, कंठ को वैसा इसे यूज कर सकता है। कब उसे पा बोलना है, कब मां बोलना है, कब सा बोलना है, तो ये यूज कर सकता है। और इस तरीके से हम अगर देखें तो हमारे कंठ से लेकर के ओठ तक हमारे गले में 5 स्पॉट ऐसे हैं जहां से टकरा करके आवाजें निकलती हैं। हाँ है ना? पहला हम देखें, हमारा बिल्कुल गला है जिसे हम कहते हैं कंठ। हमारे बिल्कुल भीतरी हिस्सा, ये गला, ये कहलाता है कंठ। तो यहां कंठ से आवाजें आती हैं, आ, ई, तो आप देखोगे यहां से आवाज आती है। क्लियर है? एक कंठ हो गया। अब देखें, अगर हम अपनी मुंह की संरचना बनाएं, आप देखो लगभग लगभग हमारा ये ऐसा, यहां जाकर के अगर हम एक सामान्य तौर पर देखें तो हमारे गले की संरचना कुछ ऐसी होती है। यहां पर आकर हमारे दांत हैं, यहां पर कवर करने के लिए क्या है? ओंठ हैं। सुन रहे हो? अब यहां देखें तो हमारा कंठ है। सुन रहे हो? ये देखें तो हमारा तालू है, तालू, है ना? यहां पर हमारे दांत हैं, ये हमारे ओठ हैं। क्या हैं? ओठ हैं। तो अभी देखो 4 चीजें डिफाइन हो गई। 1 ये तालू, 2 दांत, 3 ओठ, 4। अभी हमने शुरू नहीं की, अभी तो जनरल आपको बता रहे हैं। ओके? और अगर हम देखें तालू, तालू और दांत के बीच एक यहां पर वर्ड आता है, एक यहां पर स्थान आता है, ये कहलाता मूर्धा। क्या कहलाता है? तो हमारे गले में 5 स्पॉट, 5 जगह ऐसी हैं जहां से टकरा करके ध्वनियां निकलती हैं। 5 स्थान हैं। कितने स्थान? ओके? तो इसीलिए अब आप जो पढ़ते हो, आपने देखा होगा जब आप नर्सरी में थे या पहली क्लास में थे, तो यहां पर ये एक चार्ट टांग देते थे हमारे सर, और वहां पर पढ़ाते थे का, खा, गा, घा। तो हम ऐसा ही क्यों करते थे? हम का के बाद खा, गा, हम क्यों नहीं, का के बाद हम पा क्यों नहीं पढ़ते थे? हम पा के बाद ना क्यों नहीं पढ़ते थे? एक्चुअली क्या है कि हमने फैमिलियां बना दी। हमने क्या किया, सबसे पहले स्थान आया कंठ, तो हमने यहां से जितने अक्षर शुरू हुए उनको एक जगह रख दिया। हाँ है ना? फिर जितने अक्षर का ऐसे निकले, यहां टकराने से, तालू से, हमने उनको एक जगह रख दिया। फिर हमने मूर्धन्य वालों को एक जगह रख दिया, दांत वालों को एक जगह रख दिया,
और यहां ओठ वालों को एक जगह रख दिया, और इस तरीके से एक पूरी कंप्लीट लाइन, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, इस तरीके से जम गई और हमारी बन गई वर्णमाला। क्या बन गई? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? बात समझ में आ गई है? तो अभी हाल मैंने एक जनरल जानकारियां दी कि हमारे गले में 5 स्थान ऐसे हैं जहां से वर्ण निकलते हैं। अब देखें, हम 2 प्रकार की ध्वनियों को निकालते हैं। देखें जरा, सबसे पहली बात हम शुरुआत करें जहां से हम देखें, हमने कहा हिंदी वर्णमाला हमें पढ़ना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी अक्षर, वर्ण यानी, अब यही वर्ण यदि लिख दिया जाए, हे वर्ण, देख का, हमने यहां लिख दिया का, कबूतर का, ये एक वर्ण है, ये का, ये क्या है? वर्ण। लेकिन अगर इसे लिखें तो ये अक्षर है और बोलें तो ध्वनि है। तो वर्ण 2 प्रकार के, एक लिखित और एक मौखिक। लिखित में ये अक्षर है, मौखिक में ये ध्वनि है। देखें, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं। चलिए अब आते हैं, अब हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा ये देख लें हम। ओके, बिल्कुल लटक कर नहीं बैठना है, खिंच करके बैठना है सारे लोगों को। देखें, हम पढ़ेंगे स्वर 11, इसके बाद स्वर के बाद स्वर में ही 2 अक्षर और मिलेंगे हमें, अयोगवा। अभी टेंशन नहीं लेने का, आगे हम एक एक चीज बताएंगे आपको। फिर उसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे 33, सुन रहे हो? उन्हीं व्यंजनों में हम 2 एक्स्ट्रा व्यंजन पढ़ेंगे, द्विगुणित व्यंजन कहेंगे, और इसके बाद हम 4 पढ़ेंगे संयुक्त, सुन रहे हो? और इस तरीके से जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 52। क्या आएगा? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। अब इन्हें 2 जातियों में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक जिसे हम कहते हैं स्वर, और एक हिस्सा वो जिन्हें हम कहते हैं व्यंजन। अब स्वर क्या है? स्वर, अभी तक आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, ये रटने वाली परिभाषा आपकी थी। और व्यंजन में आपने पढ़ी परिभाषाएं, जितने लोगों ने हिंदी पढ़ी है, कि जिन्हें हम स्वर की सहायता से बोल सकते हैं। एक्चुअली इसकी मूल परिभाषा क्या है? स्वर क्या है और व्यंजन क्या है? स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनके बोलने में कोई रुकावट नहीं आती और कम ताकत लगती है, कम एनर्जी लगती है, और अबाध रूप से, वो स्वतंत्र रूप से, अबाध रूप से, बिना प्रेशराइज आपके गले से निकल जाते हैं। आप देखो, छोटा सा बच्चा किलकारियां मारता है, किलकारी मारते समय आ ई उ ए, जबकि उसका कंठ कंप्लीट नहीं है, और ऐसी भाषा निकालने में उसे दिक्कत नहीं होती। अब उसी बच्चे से कहो बेटा कहो काजल, नहीं बोल पाएगा। बड़ी मुश्किल से तो बोल पाता है, पहले नंबर बोलता है मां, फिर बड़ी मुश्किल से बोल पाता है पापा, फिर बड़ी मुश्किल से बोल पाता है दादी। तो आप देखिए ना कि आ ई उ उसने कितने जल्दी बोल लिया, और फिर वही वर्ण आगे बढ़े तो उसे कितना टाइम लग गया, दिक्कत हो रही उसको। आप बार बार प्रयास कर रहे बच्चे से, कह रहे हो बेटा बोलो, फिर वो कहीं तुतला के बोल रहा, कहीं हकला के बोल रहा, फिर कुछ दिन बाद सही बोल रहा। तो अब देखो अब क्या सार निकला? सार ये निकला कि हम 2 प्रकार के वर्ण बोलते हैं, एक जो स्वतंत्र है, अबाध रूप से, बिना ताकत लगाए, बिना ज्यादा रुकावट के। एक्चुअली इनका जो नब्ज है वो है रुकावट। क्या है? तो ऐसे रिपीट करना है, बोलना है जो मैं बोलूं आपसे। क्या है? रुकावट। एक वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने में हमें रुकावट महसूस नहीं होती, और एक जिनमें थोड़ा बहुत रुकावट महसूस होती है। अब जिनमें बिल्कुल रुकावट नहीं है वो स्वर है, जिनमें थोड़ी रुकावट महसूस होती है व्यंजन है। तो व्यंजनों में रुकावट ना आए इसलिए हम उन्हें बोलने के लिए हम स्वरों का सहारा लेते हैं। जैसे आप बोले का, कबूतर का का, अब का बोलो तो आ पहले लगा है,
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, क्योंकि हम आपको ऐसी चीज लेकर के चलेंगे जो आपको आना बाद में है। जब आप आते हैं कहा सॉरी रस छंद अलंकार, और वहां पढ़ते हैं मात्राएं, एक मात्रा या दो मात्रा। कई बार बच्चे कहते सर हमारी समझ में नहीं आता ये मात्राएं क्या है, हम अभी से लेके चलेंगे। सुन रहे हो, ताकि कहीं कोई रुकावट आपको ना आए। हमने लेसन ही आपको ऐसा तैयार किया है कि अभी से एक मात्रा किसकी होती है, दो मात्रा किसकी होती है। क्लियर है? अब देखें तो सबसे पहले आती है स्वर की परिभाषा। ओके, स्वर में हिंदी वर्णमाला के स्वतंत्र ध्वनियां हैं जिनके निर्माण में किसी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं है। अब देखें जरा, इन्हें पहले हम स्वयं बनाकर देखेंगे। अब देखें जरा, आप बताइए किसी को पूरे स्वर याद हैं? ज्यादातर लोगों को होंगे याद। हम देखें पहला स्वर क्या है, छोटा आ है। दूसरा स्वर क्या है, हाँ या ना। तीसरा क्या है, छोटा ई है। अगला फिर क्या है, छोटा ऊ है। अगला बड़ा ऊ है, और अगला है ऋ ऋषि का, हाँ या ना। इसे ऋ कहते हैं। और ऋ कई जगह आता है, जैसे ये ऋ है स्वर वाला, फिर कहीं पर एक डंडा वाला होता है, फिर एक ऊपर वाला होता है, हाँ या ना। फिर एक ऐसा वाला होता है, सही है। लेकिन अभी हम देखते हैं स्वर में देख रहे हैं, तो हमने क्या कहा आपसे, ऋ। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। इसके बाद आता है ए एड़ी का। क्या आता है, बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इतने आसान नहीं है जितने आपको दिखते हैं। क्या आया, ए एड़ी का है। अगला है आई एनक्का में एक्चुअली दो मात्राएं होती हैं। ये लिखी जाती, जब हम स्वर लिखते हैं तो एक मात्रा, लेकिन अगर किसी, अब मान के चले आपको लगाना पा के ऊपर, तो ये है पई, आई की मात्रा। और अगर ये मात्रा लगाना है तो पे। सुन रहे हो? तो हमने कहा ए एड़ी का, अगला कहा हमने आई एनक का। अब क्या आएगा, अरे क्लियर है, और ओखल का। और अगला आया औ औरत का। क्या आया, और जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हम कहते थे अम अंगूर का, और एक आता है अहादुबिंदी का। बहुत बढ़िया। चलिए ये देखे, इन दोनों को भी हम यहां से कट कर देते हैं, क्योंकि ये लिखने में भले स्वर हैं, लेकिन ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये व्यंजन में आ जाते हैं। तो ना इन्हें स्वर में गिना जाता है, ना इन्हें व्यंजन में गिना जाता है। एक अलग कैटेगरी इन्हें दे दी जाती है, अयोगवाह। क्या, इनको एक नई कैटेगरी दे दी जाती है, क्या, अयोगवाह कैटेगरी दे दी जाती है। तो अभी हम इन्हें यहां से कुछ समय के लिए अलग कर दे रहे हैं। तो हमारे पास कितने बचे जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बचे हैं। कितने बचे हैं, बचे। क्या आप एक बार लिखना चाहोगे, जल्दी 10 सेकंड के अंदर अपनी कॉपी पर बिना देखे लिखें। अगर कोई कहते कि स्वर लिखिए, तो जल्दी से आपसे 10 सेकंड के अंदर स्वर लिखना आना चाहिए। आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। क्लियर है? क्या हो रहा, लाइट आ रही है क्या हो गया, दिक्कत आ गई? हम तुमसे पूछ रहे थे, अभी दिक्कत आ गई है? देखें, लिख लिया आपने, लिखा है, ठीक। देखें, अब पहले हम सारी चीजें बाद में देखेंगे, पहले हम एक बात जरा क्लियर कर लें। सारे स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना, यहां पर आपको
ये चार वर्ड, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ये ऋ, ये अपने आप में कंप्लीट बिल्कुल छोटे हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। ये चार अक्षर बिल्कुल शुद्ध हैं, खुद में बने हैं, किसी और का कोई योगदान नहीं है। एक बात, लेकिन अगर ये वर्णमाला बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि संधियां जब आप पढ़ोगे तो वहां पर बहुत काम में आने वाली ये चीजें, सुन रहे हो? संधियां रटना नहीं पड़ेंगी, और एक संधि कभी जीवन में गलत नहीं होगी अगर ये वर्णमाला आपकी क्लियर है। और दूसरी बात, जब आप पढ़ोगे वहां पर रस छंद अलंकार, क्या पढ़ोगे? अगर आपको मात्राएं गिनना पड़ेंगी छंदों में, अगर आपकी ये चीज क्लियर है तो आप कभी छंद भी गलत नहीं करोगे आप। यानी ये चीज बहुत बेसिक चल रही है अभी। अब देखें, ये जो छोटा आ है, ये सॉरी बड़ा आ है, ये कैसे बना? हमने एक छोटा आ के साथ छोटा आ जोड़ा तो क्या बना? हमें सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? बन गया है। ये छोटा ई जोड़ा तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ जो छोटा ऊ जोड़ा तो, यानी इनका निर्माण स्वयं के दो छोटे भाइयों से मिलकर के हुआ है। जब दो छोटी चीजें मिलती हैं और एक बड़ी चीज बनती है तो उसे कहते हैं दीर्घ। देखिए, दो शब्द आते हैं, एक दीर्घ और एक संयुक्त। संयुक्त तब कहलाता है जब दो अलग अलग मटेरियल मिलते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड, यानी संयुक्त। सुन रहे हो? और जब एक ही मटेरियल दो मिल जाए, देखो सेम मटेरियल, तो उसे हम बड़ा कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, ना कि मिक्सचर। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो यहां पर हमने बाकी के तीन देखे, वो कहलाए दीर्घ। क्यों दीर्घ कहलाए? छोटा आ से मिलकर बड़ा बना है, छोटा ई से मिलकर, पक्का? अब हमारे पास चार अक्षर बचे हैं, जरा बहुत गौर से देखिएगा। अगर आपको ए एड़ी का बनाना है, क्या बनाना है? तो ए एड़ी का तब बनता है जब आप आ के साथ, आ यानी चाहे छोटे भाई और चाहे बड़े भाई के साथ ई इमली का जुड़ता है। अब चाहे छोटी ई और चाहे बड़ी ई, तो बनता है ए एड़ी का। सीधी बात, आ के साथ ई मिला तो बना ए एड़ी का। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर आईएनक का कैसे बनता है? हम तो सोच रहे थे कि बड़ी ई जुड़ेगी तो आईएनक का बन जाएगा। नहीं, इस गलत फहमी में ना रहना। क्यों? क्योंकि आईएनक का तब बनता है जब आ के साथ खुद ए एड़ी का जुड़ता है, तो बनता है आईएनक का। नहीं आ रही बात? आईएनक का कब बनता है? जब खुद ए एड़ी का एक मात्रा खुद जुड़े, तब जाकर के वो अपनी आपकी दुगनी होती है। याद रखिएगा, बड़ी ई के जुड़ने से आईएनक का नहीं बनेगा। ये बात विशेष याद रखना है। यानी आ के साथ ई जुड़ेगा, चाहे छोटे के साथ बड़ा, इन दोनों के साथ कोई भी आ ई तब भी ए एड़ी का, छोटा आ बड़ी ई तब भी ए एड़ी का, बड़ा आ छोटा ई तब भी ए एड़ी का, बड़ा आ बड़ी ई तब भी ए एड़ी का। आ के साथ ई जुड़ेगा, हमेशा ए एड़ी का ही बनेगा। और ये वर्णमाला से क्वेश्चन आती है भैया, ये हम आपको कोई कथा नहीं सुना रहे, नहीं तो सोचोगे सर नर्सरी पढ़ा रहे। नर्सरी नहीं पढ़ा रहे, एक्चुअली आपका सिलेबस है और यहां से क्वेश्चन आना है। मैडम हाथ नीचे करो, और अब की बार नहीं कहेंगे हाथ नीचे करो। अच्छा खिंच के बैठो, ये हाथ मार टिका के कोई नहीं बैठेगा। चलो, ए एड़ी का। ऐसे ही अगर हम ओ खल का देखें, तो आगे साथ चाहे छोटे भाई के साथ, चाहे खुद ऊ उल्लू का जुड़े, माने छोटा जुड़े, और चाहे बड़ा जुड़े, बनेगा ओ खल का। क्या बनेगा? अरे क्लियर है? पक्का?
अरे क्लियर है? क्या बनेगा? ओ खल का बनेगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर तो औ औरत का कब बनेगा? तो हमारा जवाब है कि जब खुद ओ खल का जुड़ेगा तब क्या बनेगा? पक्का? रिवीजन कर लेते हैं, क्या पढ़ा हमने? हम रिवीजन करते हैं एक बार। देखें आप, हम रिवीजन पर आते हैं तो सबसे पहली बात तो हमने ये लिख लिए अपने पूरे के पूरे स्वर। ओके, हमने स्वर लिखे। इन स्वरों में से हमें इन दो को अभी काउंट नहीं करना है, अभी हाल काउंट नहीं करना है, हाँ या ना? हमने देखा 1 2 ये 3 और ये 4, ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हैं। इन्हें मूल कहते हैं, इन्हें छोटा कहते हैं, इन्हें ह्रस्व कहते हैं। ओके, लेकिन इनसे मिलकर बने हैं ये, इनसे मिलकर बनी है ई, इनसे मिलकर बना है ऊ, यानी इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सही है? अब 2 और 4 और बनाना है तो 4 में ए एड़ी का कब बनेगा? आ के साथ ई, यानी ये आ ब्रांड अलग है, ई ब्रांड अलग है। जब दोनों मिले तो ये कहलाया संयुक्त, हाँ है ना? तो ओ खल का भी क्या है? संयुक्त है। आ के साथ ऊ संयुक्त है। अब आप कह रहे हो आ के साथ आई एनक का, सॉरी ए एड़ी का, तो बनेगा आई एनक का, और आ के साथ खुद ओ खल का, सो बनेगा और, हाँ या ना? यानी इन 4 की कैटेगरी संयुक्त वाली है। अच्छा एक बात, ये ए एड़ी का रिश्तेदार, ये ए एड़ी का जो है वो ई का रिश्तेदार है? नहीं है? नहीं आ रही बात समझ? ए एड़ी का कब बना? जब आ के साथ ई जुड़ा, तो ये ए एड़ी का किसका रिश्तेदार है? हाँ या ना? और ये आई एनक का इसका रिश्तेदार है, यानी मूल रूप से ये दोनों ई के रिश्तेदार हैं। मान के चलो जेन के रिश्तेदार, जेन के रिश्तेदार माने फाइनली दोनों इसके रिश्तेदार। अब ओ खल का काय का रिश्तेदार है? हाँ या ना? काय का है? ऊ का है। और औ औरत का काय का रिश्तेदार है? ओ का, यानी ये दोनों काय के रिश्तेदार, हाँ या ना? तो हमने देखे कि इन पूरे 11 अक्षरों में हमें 4 मिले जो अपने आप में कंप्लीट थे, छोटे थे, अपने आप में कंप्लीट थे। सुन रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? नहीं आ रही बात समझ? पक्का? अब देखें आप, तो यहां पर 1 2 3 4 ये हो गए मूल स्वर, ह्रस्व स्वर। ओके, ह्रस्व यानी छोटा, मूल स्वर। 4 हो गए, सॉरी 3, 1 2 3 दीर्घ स्वर, और 4 हो गए संयुक्त स्वर। अगर संयुक्त स्वर ऑप्शन में ना आए तो संयुक्त भी अपने आप में दीर्घ हैं, संयुक्त भी अपने आप में, यानी संयुक्त भी दीर्घ की कैटेगरी में आते हैं। तो दीर्घ की कुल संख्या 3 और 4 7, संयुक्त की 4, दीर्घ की 3, लेकिन कुल मिलाकर अगर पूछा जाए तो दीर्घ की हो जाती है 7। कोई डाउट? कोई डाउट है? कोई दिक्कत? अब इनको बोलने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं? जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं कुल 2 प्रकार की होती हैं, एक लघु, एक गुरु। गुरु माने दीर्घ, एक लघु और एक गुरु। गुरु माने ज्यादा समय, डबल, भारी, और लघु माने कम। तो मात्र 4 स्वर होते हैं लघु मात्रा वाले, माने एक, सॉरी ई उ रे, इनको एक मात्रा कहते हैं, यानी ये लघु मात्रा है, इन्हें जल्दी बोला जाता है। बाकी ये डबल, और चाहे संयुक्त को बोलो तो भी डबल। नहीं आ रही बातों में? आ रही है? तो लघु मात्रिक स्वर कितने हैं? 4। दीर्घ मात्रिक स्वर कितने हैं? बाकी के साथ। नहीं आ रही बातों में?
आ रही है। चलिए अब आ जाते हैं, जरा अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या पढ़ा अपन ने। ये हमारे पास थे, इनमें से उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 है, जबकि लिखने की दृष्टि से 13। अब लेखन की दृष्टि से 13 क्यों है? क्योंकि बाकी के 2 अयोगवा हैं। लेकिन अगर फाइनली कभी पूछा जाए स्वर कितने, तो आप 11 कहोगे। क्या कहोगे? चलिए, अयोगवा 2 कौन कौन? अम और ये सॉरी, ये अयोगवा है। कौन कौन? अम। अम को हम कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग। तो अम अनुस्वार है, आहा विसर्ग। ये दोनों अयोगवा है। ये अयोगवा लेखन की दृष्टि से स्वर हैं, जबकि उच्चारण की दृष्टि से अयोगवा वर्ण स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, यानी ये स्वतंत्र अलग से कहीं नहीं लिखे जाते, ये स्वर के साथ ही कंबाइन रूप से आते। अम आ के साथ ही आएगा अम। सुन रहे हो? तो ये आते हैं, ये सदैव दीर्घ होते हैं, यानी जब भी इनकी मात्रा काउंट करी जाएगी तो 2 मात्राओं में काउंट होगा। अम और आहा ये दीर्घ मात्रिक हैं, यानी इनमें 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। अब देखो आप, अम और आहा को यदि अलग कर दें तो स्वर होते हैं 11 और हर स्वर की एक मात्रा होती है। जैसे आपने देखा होगा, हम जब भी 12 खड़ी पढ़ते थे तो हम फिर का, आ, फिर का में छोटी ई की मात्रा, का में बड़ी ई की मात्रा। तो एक्चुअली हम करते क्या थे? हम एक्चुअली करते ये थे, हमने का कबूतर का पकड़ा, कबूतर नहीं पकड़ा रे, का कबूतर का अक्षर पकड़ा। सुन रहे हो? और इसमें हमने सारे स्वर इस्तेमाल कर दी। आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हाँ है ना? फिर ए एड़ी का, फिर आई एनक का, फिर ओ खल का, फिर कर दिया इस्तेमाल। हमने कुल 11 स्वरों को इस्तेमाल किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। देखो का में कोई मात्रा दिख रही, यानी आ जो है वो स्वतंत्र स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये विलक्षण वर्ण है, इसकी अपनी कोई मात्रा, इसलिए स्वर 11 होते हैं लेकिन मात्राएं होती हैं 10। क्यों? क्योंकि देखो ना, का कबूतर का पढ़ा हमने, कोई मात्रा है क्या? मात्राएं कहां से हैं? यहां यहां यहां, हर जगह मात्रा यहां से चालू होगी, यहां कोई मात्रा नहीं। आपने ना लिखा, ना कोई मात्रा नहीं, अब है, अब है, अब है, हाँ है ना? तो स्वर होते हैं 11 लेकिन मात्राएं होती हैं 10। अब कोई पूछे क्यों 10? कहना भैया एक स्वर माने आ ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। ओके, अब 2 प्रकार की मात्राएं कुल होती ही हैं, एक लघु और एक गुरु। लघु जिनमें एक मात्रा, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, रे, ये जहां भी मिले इनको हम कहेंगे एक मात्रा। अब जैसे किसी ने हमसे कह दिया, मान के चलिए कुसुम, अब यहां एक्चुअली स्वर गिनना है। यहां स्वर कौन सा मेंशन है? ऊ, एक मात्रा। यहां क्या मेंशन है? आ, एक मात्रा। और यहां पर मा यानी आ, एक मात्रा, यानी कुल मात्राएं हो गई 3। नहीं आ रही बात समझ में? अगर इसी को हम लिख देते कुसम, तो अब यह 2 मात्रा माने ये एस गुरु, ये 2 मात्रा, ये 1 मात्रा, ये 1 मात्रा। कितनी मात्राएं हो गई? अब बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो जब भी आप बिंदी रख दें, आहा तब भी गुरु, अम तब भी गुरु, तो याद रखिएगा 4 अक्षर बस लघु हैं, बाकी सारे के सारे गुरु। ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अब उच्चारण के आधार पर स्वरों का प्रकार, उच्चारण के आधार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त।
बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है? बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में कम समय लगता है। छोटा, छोटा ई, छोटा ऊ, रे। ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर नहीं बताए हमने नाम? हमने नाम बताए हैं। हम इन्हें लघु स्वर, मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर, एक मात्रा है इनकी। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। इनका मात्रा का चिन्ह है एक डंडा, यानी एक मात्रा। कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। चलिए, दीर्घ। जब 2 से दुगना समय लगे, एक्चुअली ये 3 है। आ के साथ आ, ये बता चुके हम, नहीं बताया? अब इन्हें द्विमात्रिक स्वर, मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर या गुरु स्वर। अब गुरु स्वर क्यों कहा? गुरु माने भारी, भारी यानी बड़ा। सुन रहे हो? इनका प्रतीक चिन्ह एस टाइप का है। संयुक्त स्वर, इनकी रचना 2 अलग अलग स्वरों से होती है। खुद एड़ी का जुड़े तो आई ऐनक का, खुद छोटा उल्लू जुड़े ओ खल का, खुद ओ खल का जुड़े। हाँ या ना? संयुक्त स्वरों को दीर्घ स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनकी मात्राएं दीर्घ हैं। द्विमात्रिक होते हैं मात्राएं। अब देखो जरा, मात्राएं पढ़ा चुका मैं। मात्राएं स्वरों के चिन्ह हैं जिन्हें व्यंजनों के साथ भी लिखा जाता है। आ स्वर को छोड़कर सभी के लिए मात्राएं लगाई जाती हैं, इसलिए आ को अदृश्य मात्रा कहते हैं। ये लगा तो होता है लेकिन दिखता, जैसे अभी हमने कहा था सा, अब कोई कहे क्या है तो हम कहेंगे आ, लेकिन दिख कहां रहा? नहीं दिख रहा, लेकिन है। जबकि अगर वहीं पर बड़ा आ हो, जैसे देखो जरा, ये लिख दिया हमने सा, इसमें क्या है? छोटा, दिख रहा क्या? लेकिन यही कहते हैं सा। अब दिख रहा, दिख रहा, मात्रा दिख रही। अगर छोटी की मात्रा लगा देते तो भी दिख रही, बड़ी की मात्रा लगा देते तो भी। लेकिन छोटा आ ऐसा है कि लगा भी है और दिख भी नहीं रहा, इसलिए इसे कहते हैं अदृश्य स्वर। क्या कहते हैं? कोई डाउट है? क्लियर है? हम बार बार कह रहे बेटा याद रखिएगा, अभी हमारे पास समय है। हम आपको जो हिंदी का चैप्टर पढ़ाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल हिंदी के साहित्य तक। आप चाहे पटवारी का एग्जाम लें, चाहे रेलवे का एग्जाम लें, चाहे एसआई का एग्जाम लें, आपको वन टाइम एक बार मेहनत करना है, मात्र एक बार। सुन रहे हो? फिर आप एग्जाम देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं जीडी में तो यहां तक हिंदी आना है, तो फिर अभी पटवारी का एग्जाम आ जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर से हिंदी पढ़ोगे क्या? कभी एसआई का आ जाएगा, फिर से हिंदी पढ़ोगे क्या? महिला बाल विकास का आ जाएगा, या रेलवे में कोई पूछेगा, या यूपी का कोई आपको एग्जाम देना है, या दिल्ली का कोई एग्जाम देना है, तो क्या आप दोबारा पढ़ोगे? ठीक है ना? आप बात समझ गए? ठीक है। इसलिए स्वर 11 होते हुए भी मात्राएं 10 होती हैं। अब अभी हमने पढ़ा कि स्वर, मूल स्वर उच्चारण के आधार पर, फिर दीर्घ और फिर संयुक्त। संयुक्त को भी हमने दीर्घ की कैटेगरी में ही रखा है। संयुक्त को हमने दीर्घ की कैटेगरी में ही रखा है। बढ़िया मजेदार स्थिति से पढ़िएगा, बोर महसूस नहीं करना है। हमारी मातृभाषा है ये। देखें, अगर यहां हम 70 में से 70 नहीं ले पाए, तो फिर जो भाषा हम दिन रात बोलते हैं उसमें नहीं ले पाए तो मतलब बात खत्म, कोई मतलब नहीं। फिर देखें आप, प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग का की जीभ, जीभ के आधार पर। अब जीभ आगे वाली स्थिति, मान चलो ये हाथ हमारी जीभ है। अब ये पूरी जब हिलती है आगे से पीछे तक, तब जा करके आपके मुंह से अक्षर निकलते हैं। अब ये जीभ का पिछला हिस्सा कहां बंधा है? बंधा है, आगे वाला फ्री है। कई अक्षर ऐसे हैं जिन्हें हम अगले नोक की सहायता से बोलते हैं, कई ऐसे हैं जिन्हें हम बीच की सहायता से बोलते हैं, और कई अक्षर ऐसे हैं जिन्हें हम पीछे वाले हिस्से की सहायता से बोलते हैं। सही है?
अरे क्लियर है? तो जीव के आधार पर हमने आगे वाले इस्तेमाल हुए तो अग्र स्वर, बीच वाले हुए तो मध्य स्वर, और पीछे की जीव इस्तेमाल हुई तो पश्च स्वर। अब बस एक बात आपको याद रखना है, ई के जितने रिश्तेदार हैं, ई वो सब आगे, ई बोलते हैं हम, तुम्हारी जीभ का अगला हिस्सा खड़ा होने लगता है, ई, हाँ या ना? इन सबको कहते हैं अग्र स्वर। ई ए। अब इसको रुको, ई के रिश्तेदार, ई के रिश्तेदार कौन है? छोटा ई, बड़ा ई। खुद ए एड़ी का ई का रिश्तेदार है, और आई एनक का भी ई का। तो जितने ई के रिश्तेदार हैं, अब बोल के देखो रेर, तो जीभ ऊपर ऐसी पेनी हो गई और रगड़ खाने लगी, यानी जीभ का कौन सा हिस्सा? अगला, तो रेरवी काय में जाएगा? अग्र स्वर। देखो आप, मात्र छोटा आ मध्य स्वर और बाकी सब डाल दो पश्च स्वर। जीभ के आधार पर, क्या के आधार पर? तो आपने कुल मिलाकर के 11 अक्षर लिखे थे। आपने 11 में से आपने क्या किया? ई के रिश्तेदारों को टिक करो जरा उसमें। ई, बड़ा ई, ए एड़ी का और आई एनक का, ये आपने डाल दिए अग्र स्वर में, छोटा आ डाल दिया मध्य स्वर में, और बाकी डाल दिए पश्च स्वर। कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है? बोर हो रहे आप लोग? अब देखो जरा, ये काम निपट गया। जब ये काम निपटा तो उच्चारण की दृष्टि से कहां से पैदा हो रहे, कहां से उच्चारित हो रहे। अब हमारे शरीर में, हमारे कंठ में, सॉरी, हमारे जो स्वर तंत्र है, 5 स्पॉट हैं। कितने हैं? अभी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो अब इन 11 अक्षरों को यह देखना है कि ये 11 अक्षर में से कौन सा अक्षर कहां से निकल रहा है, कौन सा अक्षर कहां से निकल रहा है। लेकिन दिक्कत कहां आएगी? अब जैसे छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ये मूल हैं और इनका स्थान रहेगा निश्चित। लेकिन ए एड़ी का आधा आ से बना है और ई से बना है, तब जाकर बना है ए एड़ी का। तो जे तो दो जगह मिक्स होंगे। नहीं हमारी बात समझ में? ये मिक्सचर है ना, यानी ये एक जगह से नहीं, एक स्पॉट धन दूसरा स्पॉट, दोनों स्पॉट से जब घंटियां बजेंगी तब जाकर के ये मुंह से निकलेंगे। तो देखो जरा, पहला स्थान क्या है? कंठ। अगला तालु, याद कर लो, पहला क्या है? अगला, और आगे गए मूर्धा, और आगे गए दांत, और आगे, बस। तो जितने अक्षर हम कंठ की सहायता से बोलेंगे उन्हें कहेंगे कंठय। क्या कहेंगे? कंठय। सुन रहे हो? जितने तालु की सहायता से बोलेंगे उन्हें कहेंगे तालव्य। क्या कहेंगे? पक्का? क्लियर है? फिर तालव्य के आगे बढ़े तो जितने हम बीच वाले, ना दांत ना तालु, बीच में नहीं बताया था हमने? देखो ये वाला हिस्सा, ये तालु है, ये दांत, ये मूर्धा। अब मूर्धा से निकलने वाले अक्षर मूर्धन्य, ओष्ठय। कितने? ओष्ठय। अब देखो जरा, कंठ से कौन कौन निकलेगा? आ और बड़ा आ। पक्का? कहां से निकल रहे? कंठ से निकल रहे। तालव्य, ई और ई। अब आप कहोगे सर तालव्य कैसे हो गए? आप बोल के देखो ना, बोलो जरा। ई, आपकी जीभ तालु से टकरा रही, देखो जरा, बोल के देखो। ई और ई बोल के देखा, आपकी जीभ हार्ड हो गई,
और ऊपर की ओर टकरा रही, तब जाके आप बोल पा रहे हो ई और ई। कहीं पर आ गया तालब। हम अगला स्पॉट आए मूर्धन। अब रेर बोल के देखो कहां टकरा रही जीभ। आवाज नहीं आ रही, हाँ या ना? मरियल आवाज में जवाब दोगे आप। रेर में कहां टकरा रही? मूर्धा में टकरा रही है। आगे कहां आए? दांत। दांत पे आए तो दांत से एक भी आप बोल के देख लो, जीभ दांत से नहीं टकराएगी। आ ई उ ऊ। रेर आगे ए एड़ी का, आगे आई एनक का, आगे ओ खल का, आगे औ औरत का। बताओ किसी में दांत से टकराई हो? किसी स्वर में दांत से टकराई है? यानी एक भी स्वर दंतव्य नहीं है। दांत से कोई स्वर नहीं निकलता। इसीलिए छोटा बच्चे के दांत भली ना हो लेकिन स्वर बोल लेता है। ओष्ठ है, आप बोलो ऊ, बड़ा ऊ। ओठ गोल हो रहे हैं, ओठ की सहायता से बोल बदो। जीभ का मैटर अलग था, हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर कहा था अग्र मध्य और पश्च। अब हम कह रहे हैं सिस्टम के आधार पर, कंठ, तालु, मूर्धन, दंतव्य। देखो अब आप कहोगे कि सर आ और आ आपने कह दिया कंठ है, ई और बड़ा ई कह दिया तालव्य हैं, और आगे बढ़े ऊ उल्लू का आपने कह दिया ओष्ठय हैं, रिर को आपने कह दिया मूर्धन्य है। बिल्कुल सही है। अब आप ए एड़ी को क्या कहेंगे? तो भैया ए एड़ी बनेगा आ और ई से, आ और ई तालब। सो हम ए एड़ी और आई एनक को कहेंगे कंठ तालव्य। क्या कहेंगे? देखो आप नहीं आ रही बात समझ में। अब बचा क्या? ओ खल का ओ। अब ओ खल का कब बनता है? हाँ मैं तो लग रहा आप लोग बोर हो रहे, अच्छी आवाज नहीं दे रहा। ओ खल का कब बनता है? आ के साथ उल्लू का। सही है। कंठ, कंठ ओष्ठय। क्या कहा हमने? होगी कैटेगरी 11 की 11 कैटेगरी बट गई। अब आप फिर से एक बार लिखो स्वर, पूरे 11 स्वर लिखो। आप लिखो पूरे 11 स्वर लिखो आप। आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर लिखा आपने, फिर लिखा होगा ए एडी का, फिर लिखा होगा आई एन का, फिर लिखा होगा ओ खल का, फिर लिखा होगा औ औरत का। ओके। अब हमारे क्वेश्चन सुनो। मूल स्वर, मूल स्वर कहें, लघु स्वर कहें या हास्य स्वर कहें, कितने हैं? कौन कौन है? मरियल आवाज नहीं। छोटा, छोटा ई, छोटा ऊ और रेर, हाँ या ना? दीर्घ स्वर कौन कौन है? बोलो रे। 4 हैं, 3 हैं, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर कितने हैं? कौन कौन? ए एड़ी का, आई एनक का। पक्का? क्लियर है? दीर्घ स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। गुरु कहते हैं स्वरों में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनको आप 2 मात्राएं देंगे? 7। और ऐसे कितने अक्षर हैं जिन्हें आप 1 मात्रा दोगे? 4। अम और अहा को कितनी दोगे? 2 मात्राएं दोगे कि नहीं दोगे? अच्छा ये बताइए, अगर जीव के आधार पर हम कहें अग्र स्वर, अग्र स्वर कौन कौन है? ई वाले कौन? ई, बड़ा ई, एड़ी का और एक और रेसी का। ओके। मध्य स्वर, छोटा, फर्स्ट स्वर, बाकी सब ठीक है। अब आ गए हम इसे स्थान के आधार पर। तो आ और आ क्या है? आवाज ही नहीं आई। कंठ है, छोटा ई, बड़ा ई, तालव्य हैं,
मूर्धन्य में क्या है? रेर। मूर्धन्य में, अच्छा इसके बाद कहां है? दांत। दांत, दांत का है कोई? दंतव्य है कोई? फिर ओष्ठ है, उल्लू का। अरे क्लियर है? तो एड़ी का और ये का क्या है? कंठ तालव्य है। और ओ खल का, वो औरत का। ठीक है, कोई डाउट है? मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट है। कोई डाउट? चलिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे। अब ओष्ठी के आधार पर, अब देखना जरा क्या स्वरों को ओष्ठ के आधार, ओठ गोल हो रहे कि नहीं हो रहे। एक अलग विद्वान आए, उन्होंने कहा आप ओष्ठ के आधार पर कौन कौन दो। अब देखो जरा, एक वृत्तमुखी और एक आवृत, कुल 11 हैं। अब 11 में से कितनों में हमारे ओठ गोल हो जाएं, व्रत बन जाए ओठों का। ओठों का क्या बन जाए? व्रत गोला बन जाए, सो हो गए व्रतमुखी। और बाकी के सब सरल हैं, घबराना नहीं। व्रतमुखी में कौन आएंगे? ऊ और ऊ के रिश्तेदार। अरे इतना तो पढ़ना ही है। ऊ उल्लू का, ऊ उल्लू का है, सो ऊंट का है। उसके देखें तो ओ खल का है, और उसी का रिश्तेदार औ औरत का है। जे हो गए व्रतमुखी, क्योंकि आप ऊ बोलो, ऊंट बोलो, औरत बोलो, औ औरत का बोलो, ओ खल बोलो, ओंट का हो रहे गोल। तो सीधी बात, ऊ उल्लू और उसके रिश्तेदार, जे हो गए व्रतमुखी। कोई डाउट है? कोई परीक्षा में आ जाए, निम्न में से कौन सा व्रतमुखी है? और व्रतमुखी ना कहे, व्रत कहते व्रत अक्षर, व्रत माने व्रत बन जाए। बाकी जितने बचे बिल्कुल आ अनार से लेके नहीं बनेगा। काय में आ गए? काय में आ गए? अब बताओ कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और हल हो गया। हमने जीभ के आधार पर अग्र मध्य पश्च, कंठ के आधार पर कंठ है, तालव्य मूर्धन्य, हाँ या ना? नहीं बनेगा। मात्राओं के आधार पर भी लघु और दीर्घ, ये भी पढ़ लिए। अब बता, अब देखो जरा और आगे बढ़ेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। एक बार हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल 2 मिनट का आपके पास टाइम है। आप 11 स्वर लिखो। 11 स्वर में से आपने क्या क्या पढ़ा? मूल पढ़ा, दीर्घ पढ़ा, संयुक्त पढ़ा, फिर आगे अग्र पढ़ा, मध्य पढ़ा, पश्च पढ़ा, फिर और आगे बढ़े तो कंठ पढ़ा, तालव्य पढ़ा, हाँ या ना? आपके पास 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट में रिवीजन हो जाना चाहिए। देवी लाइट पलट रहे हैं।
बेटा जब रिवीजन का बोले ना तो रिवीजन कर लिया करो, ठीक है ना। रिवीजन करने का इसलिए बोल देते हैं 2-4 मिनट के लिए, ताकि आपको उतनी चीजें डाइजेस्ट हो जाएं बिल्कुल कि हमने ये चीजें पढ़ ली हैं और हमें ये याद है, ठीक है। चलिए, अरे तगड़ी आवाज में जवाब दिया करो यार। ओके, ये मरियल आवाज में जवाब नहीं चाहिए हमको। अब देखें आप, जीव के उठने के आधार पर 4: संवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत। देखिए, अब लोग जब पेपर पलटते हैं, किताबें पलटते हैं, तो यहां पर क्या होते हैं, बोर महसूस करने लगते हैं और यहीं से वो छोड़ना शुरू कर देते हैं कि अब बस। और दिक्कत, अगर ये भी पढ़ लिया, अब सिलेक्शन कहां होता है, यही एक एक नंबर जमा करके तो सिलेक्शन होता है। यानी अगर हम जहां से छोड़ना शुरू कर रहे हैं, एक्चुअली जो सिलेक्ट हो रहा है वो इसे भी पढ़ रहा है। ओके, अब जीव के उठने के आधार पर कौन सा हिस्सा उठ रहा है, संवृत है तो इसी का सगा भाई है अर्धसंवृत। विवृत है, अर्धविवृत है, माने इसी के रिश्तेदार आधे यहां आ जाएंगे। अब जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। संवृत, ऐसे स्वरों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, सो इन्हें कहते हैं संवृत। ई, ई, उ, उ, यानी ई और उ। क्लियर है? अब देखना जरा, विवृत, इनमें जीभ नीचे जाती है जैसे बड़ा आ। क्लियर है? अब देखना जरा, इसके रिश्तेदार जितने बचेंगे वो अर्ध संवृत में चले जाएंगे और इसके रिश्तेदार बचेंगे तो वो, देखो जरा, बिल्कुल घबराना नहीं, अर्ध संवृत। देखो, ई और उ के रिश्तेदार कहां आ गए, ए और औ। और यहां देखो, अर्धविवृत में कौन से आ गए, आई ऐनक का, इसका एक्स्ट्रा, इसका एक्स्ट्रा, औ। नहीं आ रही बात समझ में? बिल्कुल मत घबराओ, फिर से एक बार, जीव के उठने के आधार पर आया पहले संवृत। क्या आया? आया ना? संवृत में हमने लिए 4। क्या? ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। लिख के देखो, संवृत में 4। बिल्कुल कंप्लीट करना है अपने को। 4 हो गया कि नहीं हुआ है? अरे हो गया है 4। अब आगे विवृत, केवल बड़ा आ। ठीक कर लो। अब आगे अर्धसंवृत, सो नीचे वाली लाइन के 2 छोटे वाले, ए एड़ी का और ओ ओखल का। और फिर अर्धविवृत में चले गए, आई ऐनक का और औ औरत का, और वहां बचा था छोटा आ। अर्धविवृत। एक बार चारों कैटेगरी शुरू से लिख के देख लो कि क्या अगर एग्जाम में ये चीजें आ गई तो क्या हमसे बनेंगी। अब संवृत लिख के देख लो, विवृत लिख के देख लो, अर्धसंवृत लिख के देख लो। थोड़ा टाइम लगेगा अपन को व्यंजन तक पढ़ने में। क्यों? सुन लीजिए जरा, खिंच के बैठे आप। हम यहां बिल्कुल आराम से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आपको संधि, समास, फिर आगे जाकर के छंद और अलंकार, सुन रहे हो,
ये वर्णमाला ही आपके काम में आना है। और अगर यहां पर कमांड सही है तो एक भी संधि गलत नहीं होगी, समास गलत नहीं होगा, आपका छंद गलत नहीं होगा, आपके अलंकार गलत नहीं होंगे। सुन रहे हो? और हमने इस बार बहुत अच्छी बात यह की, जैसे आपकी किताबों में रहता था ना, एक बार यमक अलंकार आया कनक कनक तसोगुनी, कोई किताब खोलो या कनक कनक तसोगुनी नहीं। इस बार हमने आपको ढेरों उदाहरण रखे कि अगर ऐसा लिखा आया तो कौन सा अलंकार है और क्यों है। सबसे बड़ी बात क्यों है, कौन से ऐसे शब्द आ गए सर कि आपने देख कर कह दिया कि ये अलंकार है। सुन रहे हो? चलो अब थोड़ा सा अपन सार पढ़ लेते हैं जितना हमने पढ़ा। हमने पहला पढ़ा आ अनार के बारे में, छोटा आ हमने उसी समय कह दिया था इसे हास्य स्वर है। क्या है? यानी छोटा है, यानी मूल है, यानी एक मात्रिक है। और उसी समय हमने इसे कहा था कि ये मध्य स्वर है। जीभ के आधार पर कहा था मध्य, जीभ के आधार पर क्या कहा था? क्लियर है? अर्धविवृत है, आवृत्तमुखी है, गोला नहीं बनता, कोमल तालव्य है। एक्चुअली ये कंठ है, लेकिन कोमल तालव्य हमने इसलिए कहा क्योंकि ये कई बार इसका तालु का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्चुअली ये कंठ है, छोटा है ना। काय में बड़ा था? कंठ है में नहीं बड़ा था? चलिए इसको सुधारना है, कंठ है, सुधारना है उसको। बड़ा आ दीर्घ है, पश्च है, ई हस्व है, अग्र है, संवृंत है, क्योंकि संवृंत में कौन कौन आ रहा था? ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, संवृंत। अब ई में भी हमारे ओंठ गोल नहीं हो रहे, गोल काय में हो रहे? ऊ और ऊ के रिश्तेदार, तो हम इन्हें कहेंगे आवृत्तमुखी। और निकलता कहां से? ताल। ये सुधारना है, सुन रहे हो ना? और इसीलिए हमने आपके इकट्ठे नोट्स अभी नहीं बांटे, क्योंकि हम इकट्ठे बनाएंगे तो ये गलतियां हो जाएंगी। अभी आपको हमने जो नोट्स बांटे इसमें ये आप सुधार लेना, ठीक है? चलो ये देखो आप, ई दीर्घ है, अग्र है, संवृंत है, आवृत्तमुखी है और तालव्य है। देखो सार आ गया सामने कि नहीं आ गया? पूरा परिचय दे दिया हमने। अब ऊ उल्लू का परिचय, ऊ यदि देखा जाए तो हस्व है, छोटा है। जीव के आधार पर देखें तो पश्य है, क्योंकि ई के रिश्तेदार भर अग्र हैं। छोटा ई, बड़ा ई, ए एड़ी का, आई एन का, ये अग्र थे, बाकी सारे पश्य हैं। बीच में आ, छोटा आवस क्या है? मध्य है, तो ये पश्चिम में चला गया। अब बात आई क्या की? संवृंत की। तो ई के रिश्तेदार और ऊ के रिश्तेदार याद है ना? ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये छोटा ऊ है तो काय में आएगा? सम्र। ऊ बोले तो व्रत बन गया, हाँ है ना? और ऊ कहां से निकल रहा? औष्ठ्य से, सही है? ये एक्चुअली हमने सार भर दिया कि हर वर्ड का परिचय यदि कोई कहे कि हम कैसे देंगे, तो हमने पूरा परिचय दे दिया। ऊ का परिचय दीर्घ है, पश्च है, संवृंत नहीं है, नहीं है। चार पढ़े थे संवृंत में, ई ऊ ऊ पढ़े थे। ऊ व्रतमुखी है, औष्ठ्य है, कल याद होना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं याद करके आएंगे? चलिए ए एड़ी का, ए एड़ी का दीर्घ है, संयुक्त है माने दीर्घ है, अग्र है, क्यों? क्योंकि ई का रिश्तेदार है। अग्र में कौन आ रहा था? ई के रिश्तेदार आगे वाले में, अर्ध संवृंत, याद है? और अर्ध विवृत में कौन जा रहे थे? अय्यनक का। अर्ध विवृत में आ रहा था ए एड़ी का और ओखल का, पक्का? और इसके बाद में बाकी चले जाएंगे काय में? विवृत में, ठीक है? ये देखो
ओ खल का दीर्घ, पश्च अर्ध संवृंत है, याद आ गया, व्रतमुखी है, और ओ खल का कंठ ओष्ठ है। क्यों कंठ ओष्ठ है? क्योंकि यहां आ यहां उ, कंठ ओष्ठ मिले तो बना कंठ ओष्ठ। देखो जरा औरत का, औरत का दीर्घ है, पश्च है, अर्ध विव्रत है, ऊ के रिश्तेदार है, व्रतमुखी है और कंठोष्ठ है। अब बताएं आप कोई चीज जो आपसे ना बने। स्वर का चैप्टर खत्म। ऐसी कोई चीज अभी आगे पढ़ेंगे, अघोष और सघोष। सुन, क्या दिक्कत है? बताएं मैडम क्या दिक्कत है? सिर दर्द कर रहा, वहां ऑफिस में बैठ जाइए, ठीक है? कभी कोई दिक्कत होती है तो आप उठ करके ऑफिस चले जाओ, वहां पानी पियो, चाय पियो, ठीक है? लेकिन यहां दिक्कत, आप अगर ऐसा चेहरा बनाओगे तो हम पर असर पड़ता है उस चीज का, ठीक है? कि ना जाने क्या दिक्कत आ गई है। चलो यहां देखें तो अब बताएं, स्वर हमारा टारगेट था स्वर। बताएं स्वर से कोई क्वेश्चन? स्वर से कोई क्वेश्चन? देखिए भैया, मैं आपको हर बार कह दूं, हमारा एक टारगेट रहेगा। जैसे आज टारगेट हमारा स्वर था, स्वर छोटा टारगेट था हमारा, लेकिन कल व्यंजन बहुत बड़ा टारगेट है। कल आपकी क्लास 10:30 तक चलेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम आज व्यंजन चालू करेंगे तो आधे व्यंजन पढ़ेंगे, आज आधे पढ़ेंगे कल, तो हम आपको कवर नहीं करा पाएंगे। तो हम कल 9 बजे व्यंजन के बारे में चालू करेंगे और लगभग 10:30 हो जाए, लेकिन कल व्यंजन की पूरी पाठशाला हम फाइनली खत्म करें, ठीक है? जब हम व्यंजन पढ़ लेंगे तो फिर हम आएंगे शब्द विचारों पर। इस बार हमारा ध्येय यह है कि आपको हर चीज बिल्कुल, यदि हम विरोधी शब्द पढ़ रहे तो हर एक शब्द का विरोधी यही क्लिक तो करना है। नहीं आ रही बात समझ में? पर्यायवाची सारे यही रटना है। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, अगर घोड़ा के पर्यायवाची पढ़ रहे हो तो एक क्लिक किया तो सारे पर्यायवाची आ गए, रटो, ताकि कोचिंग आने का अगर आपने पैसा लगाया, समय लगाया, तो आपको उस चीज का बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कोचिंग आ रहे, पर्यायवाची पढ़ लेना, मुहावरे पढ़ लेना, समानार्थी पढ़ लेना, अनेकार्थी पढ़ लेना, ये नहीं होगा। सुन रहे हो? आप यहीं के यहीं सारी चीजें याद करके जाएंगे। दूसरी बात, एक चैप्टर और हमारा चालू होना है साथ में, आज कल में शुरू कर देंगे, वो है अंतरराष्ट्रीय सामान्य ज्ञान। अंतरराष्ट्रीय सामान्य ज्ञान में हम अंतरराष्ट्रीय लेवल का संयुक्त राष्ट्र संघ, अलग अलग देशों की मुद्राएं, अलग अलग देशों की संसद हमने आपको बताया था, वहां पर हम खेल और खेल के पुरस्कार, साथ में भारत द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, कितने प्रकार के पुरस्कार हैं और कितने प्रकार की तिथियां, किस तिथि को क्या मनाया जाता है, ये चीज हम पढ़ाएंगे। और ये चीज दोनों लोगों के काम की है। वर्ग 3 वाले भी आज कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो वर्ग 3 वालों के काम का भी ये यूएनओ वाला चैप्टर काम का है। सुन रहे हो? इसे आप डिटेल में कवर कर लीजिएगा इसी क्लास में, ताकि आपका बाकी का समय बचे बाल विकास। और मैं वर्ग 3 वालों से बात कर रहा हूं, तो वहां पर वर्ग 3 वालों के लिए बाल विकास के लिए टाइम बच जाए और मैथ्स के लिए टाइम बच जाए। ओके, तो बताएं, स्वर में कहीं और से क्वेश्चन आपको कोई चीज रह गई हो, बस इतना याद रखना है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो चीज जिस दिन पढ़ाएं उसी दिन होमवर्क करके आना। कारण यह है, हम लोग अच्छी मेहनत करके आते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएं कि हमारे स्टूडेंट को बात समझ में आए। हम आपको ना जादू, ना टोना, ना चुटका, ना चुटकी ये नहीं पढ़ाते। हम एक्चुअली वो पढ़ाते हैं जो आपको एग्जाम में फाइट करना है, और हम इसलिए पढ़ा रहे कि आप सिलेक्शन तक पहुंचे। अब ऐसा नहीं करना कि आज आपने स्वर पढ़े, आप घर में रिवीजन ना करें, स्वर भूल जाएं, कल जाकर के आप व्यंजन पढ़ें, सब मिक्स हो जाए, आपका समय बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद, हमारी मेहनत बर्बाद, आपकी मेहनत बर्बाद। ये नहीं करना यार। हाथ जोड़ के निवेदन है, जो डेली चीज पढ़ाई जाए, क्योंकि तय है जनवरी से मार्च के बीच बहुत सारे एग्जाम होंगे। और याद रखना बेटा, जो इस बैच में आप बैठे हो, इस बैच में
पैसा आपका बहुत कम लग रहा, लेकिन मेहनत आपको बहुत महंगी मिल रही है। आपको सारी मेहनत, एक तो अपने पास टाइम है, आप कोई गणित का लेसन पढ़ रहे आराम से पढ़ रहे, आप कोई जीके पढ़ रहे आराम से पढ़ रहे, हिंदी पढ़ रहे बिल्कुल आराम से पढ़ रहे, वन बाई वन हर चीज आपको पढ़ने मिल रही है। लेकिन यदि यही बैच जब कोई वैकेंसी आने पर लगाया जाएगा तो इतना ज्यादा सॉफ्ट तरीके से नहीं करा पाएंगे हम। समझ में आ रही बात? सो प्लीज इस चीज का लाभ उठाना, नहीं तो पता चला कि अरे अब छोड़ो, जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम आएंगे। कई सारे स्टूडेंट फिर देखना आप 3-3 बैच भरेंगे, जगह नहीं रहेगी बैठने, जगह तो अभी नहीं है, तो आप सोचोगे उस समय क्या होगा। लेकिन उस समय दिक्कत ये कि एक्चुअली जो हम देना चाहते हैं, आपको अपना 100% देना चाहते हैं, वो नहीं दे पाते। हम चाहते हैं कि आपको वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएं, लेकिन हमारे पास पता चला 2 महीना है, वो 13 प्रकार के जीके हैं, वो 22 अध्याय गणित के हैं, वो 22 अध्याय रीजनिंग के हैं। कहां से 2 महीना में करा दें? अगर हर दिन भी एक अध्याय निपटाएं, हर दिन, तब भी नहीं हो सकता। लेकिन लोग क्या करते हैं, सोच कर आते हैं। अब अभी लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सर परीक्षा होने के नहीं होने, मतलब हमारे ऊपर क्लेम कर रहेगा। मतलब सर कोचिंग हम तब पढ़ेंगे जब गारंटी ले लो कि परीक्षा होगी। तो यार हम मुख्यमंत्री होते ना तो सबसे पहले ध्यान देते एग्जाम पर, रोजगार पर सबसे पहले ध्यान देते। लेकिन दिक्कत यह है कि जिनको आपने बिठाया है वो उनकी मानसिकता ही बदल गई है। अब चुनाव आ रहे हैं, मानसिकता फिर बदलेगी, दया भाव, हृदय द्रवित होगा, अब भर्तियां निकलेंगी और अब दयावान प्रभु महाप्रभु प्रसन्न होंगे, भर्तियां निकालेंगे। अब कहीं से भी पैसा आ जाएगा, कहीं से भी भर्तियां आ जाएंगी और भर्ती होगी। क्यों? क्योंकि चुनाव है। चुनाव ना होते तो फिर हम कोई गारंटी नहीं लेते, लेकिन चुनाव है, भर्ती होकर ही रहेगी। कहीं से भी पद निकालें, पद भी निकलेंगे, भर्तियां भी होंगी, एग्जाम्स भी होंगे। उसके बाद अगले 4 साल क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन इस साल बिल्कुल 2022 में बिल्कुल जे मान के चलो कि तलवार घिस के रख लू, हथियार पहने, बिल्कुल मौका मिले फाइट कर जाओ, नहीं तो फिर ओवरेज होगी, कुछ नहीं बचेगा हाथ में। क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना है, इस तरीके में बहुत दिक्कत है। सो प्लीज 2022 को बढ़िया एक ये मान के चलो कि जिंदगी का अंतिम अवसर है। ओके? और अभी अपने पास 4 से 5 महीने हैं, अभी लगभग 2 से 3 महीने अपने पास, 3 महीने लगभग ये सन खत्म होने में है, और 1-2 महीने मिल जाएंगे अपन को अगले। तो ऐसे करके लगभग 4 से 5 महीने बढ़िया तैयारी कर लो, ठीक है? तो हम आपकी क्लास यहीं खत्म करें आज, कल आप लोग रिवीजन करके आओगे? क्लियर है? अभी वर्ग 3 वाले बैठे रहेंगे, बाकी लोग निकल जाएं। एकदम भीड़ नहीं मचाना यार, आराम से निकल जाओ, ठीक है? कोई फ्लाइट नहीं छूट रही तुम्हारी।